In today's lecture, we will continue the arc topic and then we will proceed to a next topic. So I am sharing my screen now. So we are discussing regarding the classification of arc, and we moved at pointed arc, and after that we have to move. So क्लासिफिकेशन हम लोग शेप के आधार पे देख रहे थे। शेप के आधार पे हम लोगों ने फ्लैट आर्क, सिगमेंटल आर्क और सेमी सर्कुलर आर्क, हॉर्सू आर्क एंड पॉइंटेड आर्क को डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट अभी चलते हैं वेनेशियन आर्क। वेनेशियन आर्क क्या है? ये स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटेड आर्क है, और पॉइंटेड आर्क क्या है उसको थोड़ा सा ये रिव्यू ले लेते हैं। आल्सो टर्म एज गोथिक आर्च। गोथिक एक तरह का, जैसे कि आपको वास्तुकला में डिफरेंट तरह का मंदिर का आप देखे होंगे कि कंस्ट्रक्शन जो शैली है, हिंदी में बोलते हैं उसको कंस्ट्रक्शन शैली। जैसे आप नागर शैली और डिफरेंट साउथ में जाइएगा तो उनका शैली अलग हो जाता है। गोथिक भी एक तरह का कंस्ट्रक्शन फॉर्म ही है मंदिरों का। जैसे कि आप साउथ के मंदिर में देखेंगे तो कुछ अलग तरीका का दिखेगा, नॉर्थ के मंदिर में देखेंगे तो किस समय पे उनका कंस्ट्रक्शन हुआ था उस पे उनका आर्किटेक्चर वेरी करता है। जैसे कि आप साउथ वाले मंदिर में देखेंगे तो क्या होता है कि शुरू स्टार्टिंग में क्या रहेगा, उनका जो मिडिल पोर्शन है वो बहुत ही एकदम अंदर में रहेगा। और लेकिन नॉर्थ वाले मंदिरों में आप देखेंगे कि उनका सिर्फ एक ही गृह या गर्भगृह जो बोला जाता है, वहां पे एक ही गुंबद होगा नॉर्थ वाले मंदिर में। तो डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल है, तो उसी तरह से एक गोथिक भी स्टाइल ही है। तो पॉइंटेड आर्क क्या है कि आल्सो टर्म्ड एज गोथिक आर्क। इट कंसिस्ट ऑफ टू आर्क ऑफ सर्किल मीटिंग एट द अपेक्स। इसमें क्या है कि दो सर्किल का आर्क आपस में अपेक्स में मिलेंगे। यस मोहित। सर एक क्वेश्चन है सर। सर जैसे इससे थोड़ा सा अलग है सर जो आप पढ़ा रहे हैं सर, मतलब साइड पे सर थोड़ा सा जैसे M20 या M10 जिसको मिक्स लेते हैं तो सर छोटे हाँ, पैमाने पे सर उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब कैलकुलेट इन द सेंस वहाँ पे मतलब कितना क्या लेना है सीमेंट सैंड एग्रीगेट, उसको कैसे देखेंगे सर? और थोड़ा अप्रोक्सीमेटली सही भी हो वो। मतलब आप रेशियो देखना चाह रहे हैं या क्या? ये सर रेशियो रेशियो ही देखना चाह रहे हैं, मतलब उसमें कैसे देखेंगे सर रेशियो छोटे जैसे कि पैमाने। हाँ, जैसे कि मान लेते हैं कि सपोज दैट 1 2 4 1:2:4 का कोई रेशियो है कंक्रीट का, या 1 1.5 3 जो लेते हैं M20 के लिए, तो वो रेशियो हम लोग बाई वेट करते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बाई वेट करते हैं। तो किसी भी को या तो साइड पे क्या होता है जनरली हम लोग जो भी वहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है, जैसे टीन हो गया या फिर जो हम लोग बोलते हैं एक छोटा आयरन का जो बर्तन होता है वो हो गया, उससे हम लोग ये करते हैं, तुलना करते हैं। सपोज अगर 1 1.5 3 है तो 1.5 लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जाएगा कि दो, आप किसी चीज से भी, बाल्टी से क्या कंपेरिजन कर रहे हैं या किसी से चीज से भी, क्योंकि ये हम लोग बाई वेट कर सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे कि क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालते हैं तो आप वहां बाई वेट कर सकते हैं। तो यदि 2 पार्ट या 2 बाल्टी आप सीमेंट ले रहे हैं तो उसी हिसाब से 3 पार्ट में आपको फाइन एग्रीगेट लेना पड़ेगा, और ये उसका जो एक 1/6 पार्ट में आपको कोर्स एग्रीगेट या जो भी वहां पे प्रेजेंट होगा वो लेना पड़ेगा। तो आपको बाई वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कुछ क्लियर हुआ क्या इसमें? हाँ सर ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, और जैसे कि थोड़ा सा मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आपने सुना होगा स्टैंडर्ड कंक्रीट। ठीक है, और उसके जैसे कि हमारा IS कोड जो बोलता है कि अप टू M20 आप हैंड मिक्स जो रेशियो प्री डिफाइंड है आप उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप M20 से ऊपर जा रहे हैं तो आपको मिक्स डिजाइन का सहारा लेना पड़ेगा। तो एक अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है,
क्योंकि हम लोग डायरेक्ट रेशियो दिया हुआ रहता है उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इफ यू गो above M20 then you have to first go for trial mix, then you have to verify and then you will use those ratio. मतलब सर जो तगाड़ी रहती है वो तगाड़ी जो मतलब सर वो सही कैलकुलेशन है, जैसे आपने जो बताया हाँ सर सही कैलकुलेशन है हम लोग। 1 2 3 हाँ में हम लोग मतलब बाई वेट या बाई वॉल्यूम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉइंटेड आर्क। इट मींस ये क्या है, एक तरह का आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन है। जो भी हम लोग आर्क पढ़ रहे हैं, आर्क का जनरली अभी कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं होता है, ये आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो आप यदि आप जनरल नॉलेज का स्टडी यदि करते होंगे तो आप उसमें देखते होंगे कि डिफरेंट, जो मैं डिस्कस कर रहा था कि टेम्पल्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है उनका डिफरेंट डिफरेंट वास्तुकला होता है। उसी तरह से नागर शैली का मैं जिक्र किया था, तो उसमें भी एक गोथिक जो है वो भी एक तरह का शैली ही है, कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी है। तो इस मेथोडोलॉजी में यहाँ पे क्या है कि टू आर्क्स ऑफ सर्कल मीटिंग एट द अपेक्स। तो इस तरह के जो भी कंस्ट्रक्शन होंगे जिनको हम लोग पॉइंटेड आर्क के कैटेगरी में लाएंगे। और जो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा, मैं फिगर दिखाता हूँ, ये है गोथिक का बॉटम फिगर। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आप देख रहे हैं कि ये आर्क है और ये दोनों अपेक्स पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेनेटियन आर्क में क्या है कि ये भी क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटेड आर्क। तो डेप्थ ऑफ आर्क इसमें स्पेशल क्या है, तो डेप्थ ऑफ आर्क एट क्राउन इज मोर देन द स्ट्रिंजिंग। यहाँ पे क्या है कि डेप्थ, ये जो हमारा डेप्थ है जो मार्क किया हुआ है कि डेप्थ ऑफ आर्क, क्या बोला जा रहा है कि डेप्थ ऑफ आर्क एट क्राउन इज मोर देन द स्ट्रिंजिंग। तो यहाँ ये हम लोग मिलाते हैं तो स्ट्रिंजिंग लाइन हो जाता है। तो यहाँ का जो डेप्थ है वो इसके डेप्थ से कम है। यहाँ का जो डेप्थ है इस बॉटम पोर्शन का, वो टॉप पोर्शन के डेप्थ से कम है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ वेनेटियन आर्क। इट हैव 4 सेंटर, ऑल आर लोकेटेड ऑन स्ट्रिंजिंग लाइन। इसका 4 सेंटर होगा और चारों क्या होंगे, स्ट्रिंजिंग लाइन पे लोकेटेड होंगे। जैसे आउटर फेस का सेंटर अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे है, इनर फेस का इसी तरह से दूसरे साइड का भी। इसमें भी क्या है कि आर सर्कल का आर्क है जो क्या हो रहा है, अपेक्स पे मीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल सिर्फ यही है कि जो डेप्थ है क्राउन पे वो स्ट्रिंजिंग के पास जो डेप्थ है उससे ज्यादा है। फ्लोरेंटाइन आर्क, ये क्या सिमिलर टाइप ऑफ वेनेटियन आर्क। इंट्राडोस इज सेमी सर्कुलर। तो हमने बताया था इंट्राडोस किसको कहते हैं, जो इनर पार्ट ऑफ आर्क होता है उसको हम लोग इंट्राडोस बोलते हैं। तो इंट्राडोस इसका कैसा होगा, सेमी सर्कुलर, फिगर में देखते हैं। फ्लोरेंटाइन आर्क, इसमें क्या है कि इंट्राडोस मतलब ये इनर पार्ट इसका क्या होगा, सेमी सर्कुलर होगा। 3 सेंटर आर देयर, ऑल लाइज ऑन स्ट्रिंजिंग लाइन। इसका भी अगला अगर हम लोग सेंटर निकालते हैं तो इसके जो स्ट्रिंजिंग लाइन होगा इसी पे इसका आर्क का सेंटर लाई करेगी। रिलीविंग आर्च, इट इज प्रोवाइडेड एबव वुडन लिंटल और फ्लैट आर्क। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रिलीविंग आर्क है उसको हम लोग वुडन लिंटल भी डिस्कस किए थे। वुडन लिंटल जो पुराने घरों या मिट्टी के घरों में दिया जाता है, और फ्लैट आर्क जो फ्लैट रहता है उसके ऊपर ये प्रोवाइड किया जाता है। दिस आर्क मेक्स इट पॉसिबल टू रिप्लेस लिंटल बिलो इट विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। फिगर में देखेंगे तो क्लियर आ जाएगा। रिलीविंग आर्क में क्या बताया जा रहा है कि ये जो है लिंटल को रिप्लेस कर सकता है। दिस आर्क मेक इट पॉसिबल टू रिप्लेस लिंटल बिलो इट विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। रिलीविंग आर्क नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को रिलीव करना। तो यहाँ पे जो है वो लिंटल को क्या करता है, रिलीव करता है विदाउट एनी डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। स्टिल्टेड आर्क, स्टिल्टेड आर्क में क्या है कि सेंटर लाई अबव द स्ट्रिंजिंग लाइन। स्ट्रिंजिंग लाइन से इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ऊपर होगा। जैसे कि आप देखेंगे कि ये हमारा क्या है, स्ट्रिंजिंग लाइन, ये स्ट्रिंजिंग लाइन है। अगर हम इसका सेंटर यदि फिगर में आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो इसका जो यदि हम सेंटर जो होगा वो स्ट्रिंजिंग लाइन से ऊपर होगा। तो इस तरह के आर्क को हम लोग क्या बोलते हैं,
stilted arc. It consists of semicircular arc with two vertical portion at stringing. यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो आप देखेंगे सेमी सर्कुलर दिख रहा होगा, लेकिन जो यहाँ पे जो पोर्शन है वो कैसा है, वर्टिकल है दोनों साइड में। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंटर, हम लोग अभी किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे थे, शेप के बेसिस पे, ठीक है। अभी हम लोग डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ सेंटर के बेसिस पे, ठीक है। तो वन सेंटर्ड आर्क, ऐसे आर्क जिसमें एक ही सेंटर्ड हो। अभी हम लोग देखे पॉइंटेड आर्क और वेनेशियन आर्क में देखे कि नंबर ऑफ सेंटर जो है वो ज्यादा है, तो उसको वो सब भी एग्जांपल में आ जाएंगे यहाँ पे। तो हम लोग अभी सेंटर के बेसिस पे आर्क का देखेंगे कि कितने तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंटर्स। वन सेंटर्ड आर्क, सिगमेंटल आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, फ्लैट आर्क, ये सब क्या है, एक सेंटर वाले आर्क। जो मैं हम लोगों ने पहले फिगर में भी देखा था, सेमी सर्कुलर आर्क रहेगा तो उसका सेंटर एक ही होगा। फ्लैट है उसका उसका तो सेंटर होगा ही नहीं। हॉर्सू है तो उसका सेंटर एक होगा। बुल बुल आई आर्क, तो देखिए ये इस तरह का ये वेंटिलेशन में यूज होता है इस तरह का जनरली, इसका भी सेंटर क्या होगा, कहीं एक ही पॉइंट पे होगा, ठीक है। टू सेंटर्ड आर्क के एग्जांपल है जो हम लोग डिस्कस भी किए पहले, पॉइंटेड आर्क, फ्लोरेंटाइन आर्क। थ्री सेंटर्ड आर्क में फ्लोरेंटाइन आर्क भी शामिल हो जाएगा। फोर सेंटर्ड जो वेनिशियन आर्क हम लोग देखे, फोर सेंटर्ड। फाइव सेंटर्ड सेमी इलिप्टिकल आर्क। थ्री सेंटर्ड आर्क। तो ये जो नंबर ऑफ सेंटर जो बढ़ रहा है तो इसका क्या रीजन हो सकता है, थ्री सेंटर्ड आर्क, फोर सेंटर्ड, फाइव सेंटर्ड, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। क्योंकि ये फिगर देखने से कोई बता पाएंगे कि जो सेंटर बढ़ने से क्या हो रहा है, या फिर सेंटर हम लोग क्यों बढ़ा रहे हैं इस तरह का। कर्व के लिए सर, क्या कर्व के लिए सर, कर्व। मैं ये क्वेश्चन ये है हमारा कि जो डिफरेंट वन सेंटर्ड, टू सेंटर्ड, थ्री सेंटर्ड है, तो इस पे इससे हमारे आर्क पे क्या प्रभाव पड़ता है और हम लोग क्यों वे उस तरह की आर्क यूज करते हैं। मे बी सर लोड के कारण, लोड अलग अलग आ रहे होंगे। जैसे मेन पर्पस यहाँ पे ये है कि आर्क हम लोग जनरली उस वहीं उस जगह पे दिया जाता है जहाँ पे कि ओपनिंग का जो स्पेस है, जो ओपनिंग स्पैन है, शायद आप जो बता रहे थे, ओपनिंग जो स्पैन है अगर वो ज्यादा है, अगर लेंथ ऑफ स्पैन एट द ओपनिंग यदि ज्यादा है, तो हम लोग आर्क का जो सेंटर्ड है उसको हम लोग बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि लंबा स्पैन को भी ये लोड कवर करके लोड सेफली ट्रांसफर कर पाता है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, सिंपल है, स्टोन आर्क, ब्रिक आर्क, कंक्रीट आर्क। कंक्रीट में भी, स्टोन में भी रॉबल आर्क हो सकता है, एस्लर आर्क हो सकता है। ब्रिक आर्क में आपका रफ ब्रिक आर्क, एक्स्ट ब्रिक आर्क मीन्स की कुल्हाड़ी से फिनिशिंग किया हुआ आर्क। गॉज्ड ब्रिक आर्क, पर्पस मेड आर्क। कंक्रीट आर्क में आपका कास्ट इन सिटू आर्क, प्रीकास्ट आर्क ये भी शामिल हो सकते हैं। तो एक गॉज्ड ब्रिक आर्क और एस्लर आर्क, एस्लर स्टोन आर्क दिया हुआ है। तो आर्क का ये जो इंट्रोडक्शन था ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अगर इसमें से कुछ पूछना चाहें तो पूछें, और नहीं तो मैं एक नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ता हूँ। आर्क में जनरली जो आपका ये एलिमेंट है आर्क का, जनरली आपका क्वेश्चन या फिर कहीं पे भी अगर कुछ पूछा जाता है तो आपका एलिमेंट ऑफ आर्क इम्पोर्टेंट है, और कुछ डिफरेंट सेंटर्ड आर्क इम्पोर्टेंट है कि सेंटर्ड हम लोग क्यों प्रोवाइड किया जाता है। और कुछ पूछना चाहें तो आप बताएं, फिर नहीं तो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। सर ये जो फिगर शो हो रहा है सर, इसमें मैक्सिमम लोड किस पॉइंट पे होगा सर? इसमें जो मैक्सिमम लोड पॉइंट पे, जैसे कि ये जो ट्रांसफर होता है तो ये कुछ एंगल में ट्रांसफर होता है।
ठीक है ना। जैसे कि हम लोग अगर हम लोग लिंटल यूज करते हैं, तो लिंटल यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो लोड ट्रांसफर होता है, लोड ट्रांसफर क्या होता है, जो अबटमेंट है जिसके ऊपर रेस्ट करता है लिंटल, वहां पे क्या होता है, डायरेक्ट वर्टिकली ट्रांसफर होता है। और यहाँ पे जो लोड ट्रांसफर होता है वो कुछ इंक्लाइंड वे में ट्रांसफर होता है। तो उसको जो बियरिंग करने का, जो अबेटमेंट का जो स्ट्रक्चर टेकिंग पार्ट कर रहा है लोड ट्रांसफरिंग में, वो इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या होता है, ये सेफली ट्रांसफर कर पाता है, जैसे वहां पे क्रॉसिंग वगैरह का चांसेस कम हो जाता है। और आप किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो सकता है, तो ये आपका जहाँ पे स्प्रिंजर है, यहीं पे आपका मैक्सिमम होता है, जहाँ पे अबेटमेंट और आर्क का ये मीटिंग पॉइंट है। और कोई? हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आपके अभी लेक्चर में थोड़ा समय हो तो सर प्लीज स्लोप के बारे में बताइएगा ना। किसके बारे में? स्लोप के बारे में सर, स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं रूफ का, और सड़क पे केम्बर एम्बर किस थोड़ा कैसे देते हैं सर। हाँ ठीक है, बताते हैं। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिकल, ठीक है सर। हाँ प्रैक्टिकल वे में। ठीक है, और कोई इससे रिलेटेड, आर्क के रिलेटेड यदि कुछ पूछना हो तो ठीक है। तो हम कल समझते हैं कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, कुछ पूछना नहीं है। तो एक पहले भी रिक्वेस्ट आया था आपका वेल फाउंडेशन से रिलेटेड, तो मैं आज कवर करूंगा। और इनका जो है स्लोप कैलकुलेशन का, तो भी मैं देखता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। ओके यस सर। ओके। देखिए स्लोप कैलकुलेट करने का, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 1 हॉरिजॉन्टल या 1:1.5, इस तरह का हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग कैसे उसको कंसीडर करते हैं कि ये है हमारा, सपोज दैट एक ट्रेपेजियम हम बनाते हैं। So, देखिए अगर मान लेते हैं कि एक तरह का आपको, जनरली आपको सॉइल में इस तरह का मिलता है कि एम्बैंकमेंट है उनका, उसका इस तरह से, तो यहाँ पे जो भी स्लोप दिया जाता है आपको रेशियो फॉर्म में दिया जाता है, 1:1.5 और जो भी। तो इसमें ये बोला जाता है कि अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है, ये आपका है 1.5 और ये है आपका 1, अगर ये रेशियो दिया हुआ कि 1:1.5, 1 हॉरिजॉन्टल 1.5 वर्टिकल, या फिर इस केस में हो जाएगा 1 वर्टिकल 1.5 हॉरिजॉन्टल, तो इसका क्या मतलब है, और यदि आपको स्लोप कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो अगर रोड के केस में पहले तो ये एक सिंपल केस समझ लेते हैं किस क्या बोलते हैं। इसमें ये दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि आप 1.5 मीटर यदि हॉरिजेंटल जा रहे हैं तो उसका जो वर्टिकल पोर्शन होगा वो 1 मीटर से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अगर अगर या फिर दूसरे टर्म में बोलेंगे कि यदि 1 मीटर आप हाइट जा रहे हैं तो उस हाइट को कवर करने के लिए आपको 1.5 मीटर का हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। जैसे ये इसको कि यदि आप 1 मीटर ऊपर जा रहे हैं तो आपको इधर में 1.5 मीटर। सपोज दैट ये ऐसा इसलिए होता है कि आप प्रैक्टिकल समझिए। अगर मान लीजिए ये 1 मीटर हो गया और इसको हम जस्ट यहीं पे मिला दिए, अगर स्ट्रेट लाइन इससे नहीं फॉर्म हो पा रहा है तो मान लीजिए 1 मीटर ये हो गया, आप स्ट्रेट लाइन यहीं पे मिला दिए, तो आपको यहाँ पे नहीं मिलाना है। आप 1 मीटर आप इसको ऐसे बनाइए और इसके बाद जो ये आपको जो वहां से जो ये स्लोपिंग डिस्टेंस है इसको 1.5 पे ही आपको मीट करना है। तो ये इस तरह का होता है। अगर मान लीजिए इसमें आपको दिया गया कि 5 मीटर हाइट का आपको एम्बैंकमेंट बनाना है विथ यूजिंग 1:1.5 स्लोप। तो आप क्या करेंगे, यदि 5 मीटर वो तो आपको दे दिया तो आप पूछेंगे कि ठीक है तो इसमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना जाएगा, कहाँ तक जाएगा। तो वहां पे आपको क्या करना है, जब कि 1 मीटर जाने से 1 मीटर हाइट जाने से अगर 1.5 मीटर जाता है तो 5 मीटर यदि हम डेप्थ करते हैं तो 5 × 1.5 हो जाएगा। मतलब आपको 6 मीटर इधर में सॉरी 9 मीटर आपको इधर में बढ़ना पड़ेगा। सॉरी 15 × 5 7.5 हो जाएगा, 7.5 मीटर आपको। तो इसी तरह अगर इस रेशियो में यदि आप बनाएंगे तो ये जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 7.5 और ये हो गया 5, ये 1:1.5। आप साइट पे हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो साइट पे जनरली अभी का जो वर्किंग मेथड है वो हम लोग वैसे तो हम लोग ऑटो लेवल से आप डिफरेंस निकाल लेंगे और दूसरा है हमारा ये टोटल स्टेशन। तो ऑटो लेवल से आप क्या करेंगे, सपोज दैट एक आपका बेंचमार्क फिक्स किया हुआ रहेगा, तो बेंचमार्क फिक्स किया रहेगा तो आप वहाँ ऑटो लेवल से स्टाफ का रीडिंग चेक कर लेंगे। और जहाँ का आपका स्लोप लेना है क्योंकि स्लोप आप किसी के तो कंपैरिजन में ही करेंगे, किसी से आपको तुलना करेंगे तभी तो आपको स्लोप निकलेगा कि कौन किससे कितना डाउन है। तो जिससे आपको तुलना करना है पहले वहां का हम ले लिए। सपोज दैट आपको ये रोड ऐसे जा रहा है इस तरीका से, तो आपको पता करना है कि इसका स्लोप कितना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपका एक बेंचमार्क बनाया जाता है जीटीएस से, एक बेंचमार्क बना दिया जाता है। यहाँ के आपको हाइट दे दिया जाएगा, वाट ये ओशियन ये सी लेवल से कितना है। आप यहाँ पे आप चेक कर लेंगे स्टाफ लगा के, आप ऑटो लेवल से आप स्टाफ का रीडिंग ले लेंगे यहाँ से, और बिना ऑटो लेवल को मूव किए हुए आप यहाँ का रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, तो आप जब ये दोनों का रीडिंग ले लेंगे दोनों साइड से तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कितना आ रहा है। सपोज दैट यहाँ मान लेते आ रहे हैं, आ रहा है 2.5। ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कम होगा, तो मान लीजिए आपका आ रहा है 0.5 आ रहा है। तो आपको पता चल गया कि ये लेवल डिफरेंस कितना है और आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ये सपोज दैट मान लेते हैं कि 20 मीटर हो गया, तो आप इस रेशियो लगा सकते हैं कि जब 20 मीटर हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और यहाँ से आप इसको ये मेजर कर लेंगे, अगर ये मान लेते हैं 4 मीटर हो गए, तो अगर 24 मीटर हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और कितना मेरा लेवल डिफरेंस आ जा रहा है 2.5 माइनस 0.5, इट मीन्स 1.5 मीटर का क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो जब 1.5 मीटर का राइज हो रहा है तो उस रेशियो में आप निकाल लेंगे कि जब 24 मीटर में 1.5 राइज हो रहा है तो 1 मीटर जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा तो कितना राइज होगा, यदि ये स्मूथली चलेगा। और दूसरा केस है टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन तो ऑटोमेटिक आपको बता देगा, आप यहाँ का कोऑर्डिनेट डालिएगा इस बेंचमार्क का और यहाँ का कोऑर्डिनेट डालिएगा, और जब दोनों को आप कंसीडर कीजिएगा तो स्लोप बता देता है। ठीक है ना, तो ये जनरल प्रोसेस है और बेसिकली ऐसे साइट पे तो टोटल स्टेशन यूज होता है और ये और ऑटो लेवल यूज होता है। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ जो स्लोप के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे? हाँ सर। ओके, तो ओ, हम ओ, हाँ और सर
सर जैसे जो रूफ का जो ड्रेनेज के लिए देते हैं सर, तो उसको हाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? उसको भी यही मेथड है? हाँ, मतलब कुछ ड्रेनेज के लिए मैं बता कन्वेंशनल रहा हूँ। मेथड हो सर जो मतलब ये सब इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ दूसरा मेथड? हाँ मैं इंस्ट्रूमेंट। बता रहा हूँ 1 मिनट। सपोज दैट आपको ड्रेन बनाना है, तो ड्रेन के लिए पहले आपको देखना होगा कि आपका कैचमेंट एरिया क्या है। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारा ये कैचमेंट एरिया है पूरा, कोई प्लॉट है या कोई शहर का एक कोई एरिया है जहाँ पे आपको ड्रेन बनाना है। ठीक है, तो ड्रेन का आपको कैचमेंट एरिया देखना है और ड्रेन का अलाइनमेंट देखना है। तो पहले आपको ड्रेन का स्लोप निकालने के लिए क्या क्या चीज पता होना चाहिए? पहले आपको कैचमेंट एरिया पता होना चाहिए, ड्रेन कौन कौन से एरिया से गुजरेगा वो पता होना चाहिए, और ड्रेन का आउटफॉल क्या होगा वो पता होना चाहिए, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो उसको निकालने के लिए आपको ऑटो लेवल ही सहारा है, या फिर वाटर लेवल जनरली यूज किया जाता है ये कन्वेंशनल प्रोसेस में, जहाँ पे ऑटो लेवल नहीं उपलब्ध रहता है। तो वाटर लेवल में क्या होता है, एरर आने का चांसेस बहुत रहता है, क्योंकि वहां पे मैनुअली पकड़ना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह आपको, क्योंकि वाटर लेवल तो ऐसा नहीं है कि 10 मीटर 20 मीटर में चला जाएगा, लेकिन आप ऑटो लेवल से चेक करेंगे तो एक बार में हो सकता है 30 मीटर 40 मीटर का आप एरिया कवर करेंगे। तो ऑटो लेवल में जो एरर होने का चांस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि आपका इस पोर्शन में आपको आउटफॉल देना है यहाँ पे। ठीक है, और आपका जो ड्रेन है, सपोज दैट आपका जो ड्रेन है, इधर से होकर के इस तरीका से होते हुए, यदि अगर बना हुआ कॉलोनी है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस सॉरी अगर इस तरह होते हुए आपको यहाँ पे लाना है, इस आउटफॉल में आपको ले जाना है, तो पहले आपको 2-3 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहले क्या है कि यह आउटफॉल जो होगा, जो लेवल होगा यहाँ पे, सपोज दैट कोई एक आपको लेवल मार्क करना पड़ेगा, या कोई रोड हो या बेंचमार्क हो, ऐसा कुछ एक लेवल मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कंपैरिजन आप तुलना नहीं कर सकते। यदि आप बेंचमार्क उपलब्ध नहीं है तो कहीं से भी रोड का एक लेवल लेना पड़ेगा। सपोज दैट कहीं से एक आपका मेन हाईवे गुजर रहा है, या कुछ कोई ऐसा रोड गुजर रहा है जिसका कि आप जानते हैं कि लेवल सही हो सकता है, जिससे कि आप तुलना कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि इसका बेंचमार्क आप उठा के, सपोज दैट इसका कुछ लेवल आएगा, तो इसका आप यहाँ पे मान लेते हैं आप फिक्स कर लिए अपना ये ट्राइपॉड स्टैंड। सपोज दैट आपने यहाँ पे फिक्स कर लिया ऑटो लेवल, तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे स्टाफ रख के चेक कर लेंगे कि इसका लेवल क्या आ रहा है, और इसको ट्रांसफर आप यहाँ अगर ऑब्स्टेकल आ रहा है तो आप यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे, या ट्रांसफर करते हुए आप इसके नजदीक लेकर जाएंगे। तो इसके कंपैरिजन में आपको यहाँ का लेवल चेक करना होगा, क्योंकि आप जब ड्रेन बना रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि ड्रेन का बेड कहाँ पे रखना है, बेड कितना नीचे जाएगा, 2.5 फीट है, 3 फीट है, या जो भी है। तो आपको बेड चेक कर लेना पड़ेगा, और बेड से इसका आपको लेवल डिफरेंस निकाल लेना होगा। और आपको इसी तरीका से यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में, जहां से आपको ये स्टार्ट करना है, ड्रेन स्टार्ट करना है, वो आपको देख लेना होगा कि इसका लेवल डिफरेंस क्या है। जनरली जो भी हम लोग ड्रेन बनाते हैं नॉर्मल टाउन में, जहाँ पे डीपीएस यूज नहीं होता, डीपीएस मीन्स ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन, जहाँ पे डीपीएस, क्योंकि बहुत बड़ा टाउन है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप ग्रेविटी फ्लो से डायरेक्ट आउट कैचमेंट एरिया से आउटफॉल में नहीं जा सकते हैं। आपको जगह जगह पे डीपीएस बनाना पड़ेगा, डीप ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन। तो उस पे क्या होता है कि आपको एक तरह का टेम्पोररी आउटफॉल होता है। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ आप डीपीएस बना दिए, अगर यहाँ का लेवल अब डाउन में है, यहाँ लेवल अप में आपको ले जाना है। अगर वैसा परिस्थिति ही है कि आपको टॉप से डाउन में ले जाना है, तो आपको यहाँ डीपीएस रखना पड़ेगा। इट मीन्स कि यहाँ जो ड्रेन वाटर आ रहा है, ये डीपीएस के थ्रू पंपिंग आउट करके एक दूसरे ड्रेन में जो जाए, जो यहाँ से ग्रेविटी फ्लो के साथ इधर आए, तो उस कंडीशन एक बनता है। तो आपको पहले यहाँ का लेवल ले लेना है, फिर यहाँ का लेवल ले लेना है स्टार्टिंग पॉइंट का। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो कैचमेंट एरिया, इट मीन्स कि जहां से आपको स्टार्ट करना है ड्रेन और जहां आपको ले जाना है,
तो वहां का लेवल डिफरेंस क्या है। सपोज दैट टोटल आपका लेवल डिफरेंस आता है 2 मीटर पूरे एरिया में, तो आप लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा जो ड्रेन है वो ड्रेन कितना लेंथ में बन रहा है। सपोज दैट 100 फीट में बन रहा है, तो आपको यहाँ पे 100 फीट में है, या फिर आपका 100 फीट तो बहुत कम हो जाएगा, मान लेते हैं कि 100 मीटर के रेंज में बन रहा है। 100 मीटर में यदि 2 मीटर का लेवल डिफरेंस है, तो आप पर मीटर, या फिर आप ऐसा फिक्स कर लीजिए कि 50 मीटर पे या सॉरी 50 फीट पे आपको 1 इंच 2 इंच लेवल को आप उस रेशियो में डिवाइड कर लीजिए। 200/2 मीटर करके कितना आ रहा है मीटर, उसको फीट इंच जिस तरह में मिस्त्री काम कर रहा है, तो आप एक उसको बता दीजिए कि तुम मिस्त्री को आप ऐसे आपको समझाना पड़ेगा कि जब तुम 5 या 50 मीटर 50 फीट यदि काम करते हो, तो बेड का जो लेवल है उसको 2 इंच डाउन कर देना है। मतलब सपोज दैट कि यहाँ पे 50 मीटर हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कर लिया, तो जैसे ही 50 हो गया तो फिर 2 इंच यहाँ से लेवल डाउन कर देंगे, यहाँ से ऐसे चलेगा। तो इस फॉर्म में हम लोग ऐसे ड्रेन बनाते हुए चले आएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग ड्रेन का डिजाइनिंग और ड्रेन का लेइंग आउट करते हैं। तो उसके लिए ऑटो लेवल होना जरूरी है। जनरली वाटर लेवल से किया जाता है, जो कि बहुत रिगरस और बहुत तीव्र आता है, तो ऑटो लेवल आपको रखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ इससे। हाँ सर, और सर कैचमेंट एरिया कैसे निकालते हैं? कैचमेंट एरिया उसको बोलते हैं कि आप मतलब सपोज दैट एक मोहल्ला से पानी निकालना है, तो उस मोहल्ले में जितने यूजर्स हैं, मतलब जो भी अपना घर का पानी उसमें डालेंगे, और उस एरिया में जो भी लैंड है, मतलब जो भी खाली जगह है, तो बरसात के दिन में वो रेन वाटर जाएगा, तो उस एरिया को हम लोग कैचमेंट एरिया बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पे ये नाली हम बना रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इधर जो रहने वाले लोग हैं, जो इनका घर रहेगा इधर, तो हमारे कैचमेंट एरिया के अंदर आ जाएंगे, या फिर ये पूरे एरिया को हम लोग कैचमेंट एरिया बोलेंगे। मतलब जो इसके डायरेक्ट यूजर हैं, या फिर जिस जहां से पानी निकल के इस नाले में जाएगा, उस एरिया को हम लोग कैचमेंट एरिया बोलते हैं। सिंपल। वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि नाला हम यहाँ से यहाँ बना रहे हैं, तो हम कौन से एरिया को पानी इसमें आने देंगे, कौन से एरिया को नहीं आने देंगे। समझ गया ना। ओके, ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कुछ यदि कोई पूछना चाहे तो। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये एक एक का क्वेरी आ रहा था वेल फाउंडेशन को लेकर के, तो मैं आज रखा हूँ वेल फाउंडेशन का टॉपिक कवर करने के लिए। देखिए, पहले क्या है कि वेल फाउंडेशन क्या है, या फिर हम लोग फाउंडेशन का यूज क्यों करते हैं। तो होल एंड सोल पर्पस ऑफ फाउंडेशन का क्या है कि लोड ट्रांसफर करना। कि जो लोड आ रहा है सुपर स्ट्रक्चर, आप तो जानते होंगे सब स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। जो ग्राउंड लेवल से नीचे वाला जो पोर्शन होता है अप टू कैप, वो हम लोग क्या किसमें बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर में, और उसके ऊपर जो होता है उसको हम लोग सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जनरली ऐसे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि सब स्ट्रक्चर में हम लोग जनरली लोअर ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं, और सुपर स्ट्रक्चर में हम लोग हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं, क्योंकि हम डेड लोड को कम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वेल फाउंडेशन देखेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट ही हम लोग देखेंगे कि वेल फाउंडेशन क्या है, वेल फाउंडेशन किस तरह से किया जाता है। क्योंकि आपने पाइलिंग देखा होगा। पाइलिंग क्या है कि एक रोटरी रिग मशीन रहेगा, वो नीचे मिट्टी काटते हुए आएगा, और मिट्टी निकालते हुए, और हम लोग बेंटोनाइट वगैरह डाल के पाइल केज डाल के और कंक्रीट कर देते हैं। तो एक सिंपल मेथड होता है। और वेल फाउंडेशन जनरली हम लोग वैसे एरिया में यूज करते हैं जहाँ पे स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग समझते हैं ना, पानी से जो मिट्टी का कटाव हो जाता है, तो उस वैसे पोर्शन में, वैसे एरिया में हम लोग वेल फाउंडेशन, और आप कह सकते हैं कि रिवर बेड में हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे कि बेड जो है, क्योंकि आपको पाइल को दो ही मेथड से आप लो ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम ये
अर्थ के ऊपर में। पहला है या तो आप इंड बियरिंग से ट्रांसफर करें, दूसरा है आपका स्किन फ्रिक्शन से ट्रांसफर करें, और तीसरा है दोनों का कंबाइंड। तो जनरली हम लोग जो प्रीफर ये किया जाता है कि नीचे में, धरती के नीचे में कहीं पे एक बेड हो जो हार्ड स्ट्रेटा हो। कभी भी जो फाउंडेशन है, प्रोसेस क्या होता है डिसाइड करने का कि आपको कौन सा फाउंडेशन यूज करना है या फिर पाइल का कितना डेप्थ जाएगा, तो उसका प्रोसेस आप पढ़े होंगे। एन वैल्यूज का फाइंड करने का आपने प्रैक्टिकल पढ़ा होगा अपने सॉइल मैकेनिक्स में। तो पहले क्या किया जाता है कि एन वैल्यू फाइंड किया जाता है। तो एन वैल्यू फाइंड करके उससे कंपैरिजन करके हम लोग वहां का सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। ठीक है, और बियरिंग कैपेसिटी के बाद हम लोग चेक करते हैं कि सपोज दैट जो ब्रिज के लिए हम लोग बना रहे हों या फिर किसी भी सुपर स्ट्रक्चर के लिए यदि हम लोग पाइल देना चाहते हैं, बिल्डिंग के लिए देना चाहते हैं, तो पहले हम लोग लोड कैलकुलेट कर लेते हैं। वो आपका डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, उससे लोड कैलकुलेट हो जाता है एग्जैक्ट कि एक एक पाइल पे कितना लोड आएगा। उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके हम लोग एक वैल्यू पे आते हैं, सपोज दैट 500 किलो न्यूटन या जो भी वैल्यू आ रहा है कि इतना लोड इससे ट्रांसफर करता है। तो अब चेक किया जाता है कि यदि इंड बियरिंग करेंगे, तो इंड बियरिंग मान लेते हैं कि 30 मीटर डेप्थ पे आ रहा है, तो वहां पे हम लोग पाइलिंग करने में, अब वहां पे आपको इकोनॉमी भी देखना है। तो इंड बियरिंग वाला पाइल करेंगे तो हमको कितना खर्चा आएगा, स्किन वाला करेंगे स्किन फ्रिक्शन से तो सेफ है कि नहीं, स्किप सारे चीज पे आपको खरा उतरना है। आपको क्वालिटी पे भी होना है, इकोनॉमिक भी देखना है, सारा चीज को आपको कंसीडर करते हुए एक फाइनल डिसीजन पे आता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको एक मिलता है फाइनल कि हम लोग पाइल का करेंगे, वेल फाउंडेशन करेंगे तो ये होगा, कास्टिंग कंस्ट्रक्टिव करेंगे तो ये होगा, या फिर प्रीकास्ट पाइल करेंगे, जो भी वहां पे फिजिबल हो। तो उसी तरीका से हम लोग स्कोरिंग वाला जो पोर्शन है जहाँ पे रिवर, हम लोग क्यों डायरेक्टली बोल देते हैं कि रिवर बेड में वेल फाउंडेशन, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रैक्टिकलिटीज जो हमें बताया वो ऑलरेडी किया हुआ है। तो करने से और एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार कहीं बन रहा होगा रिवर बेड पे ब्रिज वगैरह अक्रॉस द रिवर। तो पहले से ही ये नोन हो जाता है कि हाँ भाई जब रिवर होगा तो आपको इकोनॉमिक और सेफ्टी और लोड ट्रांसफर सभी को मिला करके आप जब देखेंगे तो वेल फाउंडेशन ही आएगा। तो इसलिए बोल दिया जाता है कि वी प्रीफर वेल फाउंडेशन इन रिवर बेड। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, फोकस करेंगे वेल फाउंडेशन पे, इसका कैसे सिंकिंग किया जाता है, क्या प्रोसेस है। तो हम लोग पहले इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं, इट मीन्स की एलिमेंट्स देख लेते हैं, कंपोनेंट्स। तो स्टेनिंग किसको बोलते हैं? तो स्टेनिंग ये होता है, जैसे कि वेल फाउंडेशन मैं बता दूं, वेल फाउंडेशन में किया क्या जाता है कि पहले क्या है कि उसको सिंकिंग कराया जाता है। सिंकिंग का भी हम लोग फिगर में भी देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। और बीच में हम लोग कंक्रीट नहीं भरते हैं, किसी किसी को रहता होगा कि हम पूरा कंक्रीट भरते हैं। कंक्रीट हम लोग नहीं भरते हैं, हम लोग क्या करते हैं नीचे में कंक्रीट डाल देते हैं, प्लगिंग कर देते हैं, और ऊपर में कंक्रीट डाल देते हैं। बीच वाला जो पोर्शन है वो डिपेंड करता है कि किसी में हम लोग सैंड फिलिंग करते हैं और किसी में सैंड फिलिंग और प्लस में दूसरा एक्स्ट्रा मटेरियल भी डालते हैं। जनरली सैंड फिलिंग ही किया जाता है, या फिर जो मटेरियल वहां से एक्सकवेट होकर निकला है वही मटेरियल भर दिया जाता है। तो स्टेनिंग क्या होता है कि ये जो आउटर पोर्शन होता है जिसको हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं, ये आउटर पोर्शन जो हम लोग देख रहे हैं उसको हम लोग स्टेनिंग बोलते हैं। ठीक है, और कर्व आप डिफिनेशन ऐसे पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या है, इट इज द wall or cell of the well made of RCC and which transfer the load to the curb. It acts as a enclosure for excavating the soil for the penetration of well. हम लोग देखेंगे। और कर्व क्या है कि जो कटिंग एज हम लोग यूज करते हैं बॉटम में, उसका एक हम लोग ये पढ़ेंगे, फैब्रिकेशन पढ़ेंगे। उसको हम लोग एंगल से और प्लेट से फैब्रिकेट करके कटिंग एज बनाया जाता है, तो इसको हम लोग कर्व बोलते हैं। और कटिंग एज इसी में दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, हम लोग आगे देखेंगे इसमें। बॉटम प्लग क्या होता है? बॉटम प्लग उसको बोलते हैं कि कटिंग एज जो होता है ना वो सैक्रिफिशियल होता है। सैक्रिफिशियल का मतलब होता है कि ये मटेरियल आपको वापस नहीं जाएगा, आप वापस इसको नहीं निकाल सकते हैं, जो आपका कर्व है या जो कटिंग एज है। तो ये सैक्रिफिशियल होने की वजह से क्या किया जाता है कि आप हम लोग अगर यहाँ पे बॉटम प्लगिंग नहीं करते हैं तो हो सकता है लोड की वजह से कटिंग एज और नीचे धंसता चला जाए। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग नीचे में क्या कर देते हैं, कंक्रीट भर देते हैं। ठीक है,
तो इसको हम लोग बॉटम प्लगिंग बोलते हैं। बैक फिल वही बॉटम प्लगिंग करने के बाद हम लोग बैक फिलिंग कर देते हैं, और ज्यादा प्रीफर किया जाता है सैंड, लेकिन जनरली यूज वही किया जाता है जो मटेरियल यहाँ से एक्सकवेट होकर निकलता है। और टॉप प्लग, इस टॉप प्लग जब पाइल कैप से और यहाँ पे जो हम लोग इसको कवर कर देते हैं, इसको हम लोग टॉप प्लग बोलते हैं। इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो लोड ऊपर से आ रहा है इसको इसके सॉइल ये सैंड पे ट्रांसफर करे और सैंड नीचे की ओर ट्रांसफर करे। वेल कैप, जो इसके ऊपर जो कैप बनता है इसको हम लोग वेल कैप बोलते हैं, और इसके ऊपर से क्या होता है, पियर निकल जाता है। ठीक है, वही सेम चीज है इसमें। तो आप कितने तरह के वेल फाउंडेशन होते हैं, ओपन कैशन, न्यूमेटिक कैशन एंड बॉक्स कैशन। तो जनरली जो पाइल की वेल फाउंडेशन जो किया जाता है उसको ओपन कैशन में हम लोग रखते हैं। ओपन कैशन में क्या होता है कि टॉप पोर्शन भी ओपन होता है, बॉटम पोर्शन भी ओपन होता है। और न्यूमेटिक कैशन में क्या होता है कि आपका बॉटम बॉटम पोर्शन जो होता है, बॉटम ये न्यूमेटिक कैशन, या न्यूमेटिक कैशन में क्या होता है कि हम लोग टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन हम लोग फिगर में यहाँ पे पहले देख लेते हैं। ये जो ये न्यूमेटिक कैशन का, न्यूमेटिक में क्या है कि आपको बॉटम और टॉप दोनों को हम लोग बंद कर देते हैं। जैसे कि सिंकिंग कराने के बाद दोनों को बंद कर देते हैं, टॉप से और बॉटम से भी, और फिर वहां से हम लोग क्या करते हैं, पानी को निकाल देते हैं बैकफ्लो मेथड से। इट मींस कि क्या होता है, यहाँ से हम लोग प्रेशर से एयर डालते हैं और यहाँ पे रिवर्स पाइप लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि एयर जो है, जो भी इसमें पानी मौजूद है उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। और लेकिन हम लोग जो इसमें देख रहे थे ये वाला मेथड में, ओपन कैशन में ऐसा नहीं है। हम लोग जो कंक्रीटिंग करते हैं, जो पाइल कंक्रीटिंग कैसे होता है, बेंटोनाइट वगैरह में होता है, उसी तरह से यहाँ पे पानी रहता है और उसी में हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं यहाँ पे। तो ये ओपन कैशन क्या है कि ये आपका सिंपल है और इकोनॉमिकल है। और न्यूमेटिक कैशन क्या है, जो कि हमारा सबसे कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह का इक्विपमेंट यूज किया जाता है। और बॉक्स कैशन क्या है कि इसमें हम लोग कुछ प्रीकास्ट मटेरियल पहले ही डाल देते हैं। ये जो दिखा रहा है सैंड कंक्रीट प्लेस्ड बाई ट्रिमी होना चाहिए, ये लिखा हुआ ट्रिमी होगा यहाँ पे फिगर में। तो हम लोग इसमें बॉक्स बना बना करके नीचे डालते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो कंक्रीट हम लोग करते हैं हम लोग ओपन कैशन में, वो हम लोग इसमें नहीं करना पड़े, प्रीकास्ट ला करके हम लोग डाल देते हैं। तो प्रीकास्ट देखिए, प्रीकास्ट जहां पे भी होगा ना, जहां पे भी प्रीकास्ट स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा कॉस्टली होता है। क्यों कॉस्टली होता है, उसका रीजन ये है कि प्रीकास्ट बनाने के लिए आपको M35 से ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि प्रीकास्ट को हैंडलिंग करना पड़ेगा। प्रीकास्ट आप एक जगह बनाइएगा, दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करके ले जाइएगा, तो हैंडलिंग आपको करने के लिए उसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा वो कॉस्टली पड़ता है। और शेप्स ऑफ वेल फाउंडेशन, तो वेल फाउंडेशन सर्कुलर शेप, डबल डी शेप, डबल ऑक्टागोनल वेल, ये हम लोग देखेंगे फिगर में। तो सर्कुलर वेल शेप है, इसको हम लोग यूज करते हैं यदि हमारा 9 मीटर जो डायमीटर है वेल का, यदि उससे वहां 9 मीटर तक है तभी हम लोग यूज कर पाएंगे। अगर 9 मीटर से ज्यादा अगर डायमीटर जाना है, यदि सपोज दैट हाईवे बना रहे हैं अक्रॉस द ब्रिज के ऊपर से यदि हाईवे जा रहा है और 9 मीटर में भी अगर नहीं आ रहा, अगर 4 लेन हाईवे है, तो वहां पे आपको डबल डी वेल शेप में जाना पड़ेगा या फिर ट्विन सर्कुलर वेल में जाना पड़ेगा। तो सबका लिमिटेशन होता है और सबका बेनिफिट और एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। जैसे सर्कुलर वेल का क्या है, वो सिंपल है, आपको इसको सिंकिंग कराने में, क्योंकि सिंकिंग ये मेथड है जो बार बार सिंकिंग हम यूज कर रहे हैं, पहले आप सिंकिंग देखिए तब आपको आइडिया लगेगा। देखिए ये क्या है, कटिंग एज। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये कटिंग एज को फैब्रिकेट करते हैं, ठीक है। पहले ये समझ लेंगे तब हम लोग बैक में जाएंगे, क्योंकि आपको सिंकिंग से नहीं समझ में आ रहा होगा। ये पहले हम लोग कटिंग एज फैब्रिकेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कटिंग एज को इस तरह से नीचे पहले हम लोग अलाइनमेंट देख लेते हैं, सेंटर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कटिंग एज को फिक्स कर देते हैं। इसके ऊपर से हम लोग फिर डोवेल बार क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, ठीक है ना। और डोवेल बार वेल्डिंग करके रॉड बांध करके यहाँ पे हम लोग कंक्रीट कर देते हैं। और कंक्रीट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको लोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे देखिए रिबार है, लोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, अब सिंकिंग में क्या होता है कि हम लोग कंक्रीट कर दिए यहाँ पे, और कंक्रीट करने के बाद जो इसका जो स्टेनिंग है, स्टेनिंग इसको बोलते हैं, ये जो पोर्शन है
ये जो आउटर पोर्शन है जिसमें हम लोग कंक्रीट करते हैं इसको स्टेनिंग बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कंक्रीट करने के बाद इस पे ये जो क्यूब ब्लॉक दिख रहा है 1 मीटर क्यूब का, इसको हम लोग कोई इसका नाम बता पाएगा कि इसको एग्जैक्टली हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में? सर बोल्डर? नहीं, बोल्डर नहीं, बोल्डर का साइज देखो ना, ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का क्यूब है जिसका वजन 2.5 टन या 2.4 टन होता है। इसका टेक्निकल क्या बताइए? नॉमिनल कंक्रीट। सर कंक्रीट ब्लॉक। कंक्रीट ब्लॉक हो तो ठीक है, सही है, लेकिन एक टर्म इसके लिए खास यूज होता है। कंक्रीट ब्लॉक जो हम लोग बोलेंगे उसमें क्या हो जाएगा कि 2 मीटर क्यूब का भी ब्लॉक हो जाएगा, उससे कम वाले भी हो जाएगा, लेकिन इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसका नाम है, उसको हम लोग केंटिलेज बोलते हैं। केंटिलेज, KENTILEGE, कैंटिलेज बोलते हैं इसको। ठीक है ना, कैंटिलेज यदि कहीं पे आपको बोला जा रहा है इसमें 1 बाई 1 का एक क्यूब ये कंक्रीट ब्लॉक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले नीचे क्या देखे, पीछे वाले फिगर में क्या देखे कि हम लोग कटिंग एज रखे, उसके ऊपर से हम लोग इसको डोवेल बार यूज किए और फिर यहाँ पे हम लोग सरिया बांध करके इस पे कंक्रीट करेंगे। ठीक है, कंक्रीट करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इस पे हम लोग कैंटिलेज रखेंगे चारों तरफ से। और जो सिंकिंग मेथड है ये क्या होता है कि इसके वेट से, इसके डेड लोड के वेट से ये क्या होता है, जो जो स्टेनिंग है विथ कटिंग एज, वो नीचे धंसता जाता है, और जैसे जैसे धंसता है हम लोग इसमें क्या करते हैं, सैंड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो बाहर निकाल के रखते हैं। तो यहाँ पे हम डिफिकल्टीज आता है कि कहीं पे मिट्टी का जो लेयर होता है वो एक ही तरीका से होमोजीनियस नहीं होता है। तो कोई ये हमारा एक्चुअल हम लोग जहाँ गए थे ट्रेनिंग करने के लिए उस जगह का फोटो है एग्जैक्ट। तो वहां पे क्या था कि ये जो वेल फाउंडेशन था एक तरह से टिल्टेड हो गया था, क्योंकि कहीं पे एक साइड में यदि आपका सॉइल आपका कमजोर है, दूसरा साइड में मजबूत है, तो क्या होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट होने की वजह से आपको टिल्टेड हो जाता है। तो उसको फिर हम लोग हम लोग आगे देखेंगे डिफरेंट मेथड से, उसको हम लोग जिधर ज्यादा धसा हुआ है उधर से हटा के लोड को, जिधर कम धसा है उधर रखते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस करने के बाद जब एक पोर्शन नीचे चला गया तब हम लोग दूसरा पोर्शन को शटरिंग लगा के कास्टिंग करेंगे, फिर इसके ऊपर से रखेंगे। तो ये सिंकिंग प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हम इसका एक्चुअल डेप्थ प्राप्त कर लेते हैं, तब तक चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो डिफरेंट टाइप हम लोग देख रहे हैं, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा कि सिंकिंग में इजीली होता है सर्कुलर का, इस आपको डबल डी में डिफिकल्ट होता है, तो डबल ऑक्टागोनल में भी डिफिकल्ट होता है, और ट्विन सर्कुलर वेल में भी इजी होगा आपको। तो क्यों इजी होगा, क्योंकि जितना ही शार्प एज होगा, अब यहाँ पे डबल डी में देखिए यहाँ पे शार्प एज कॉर्नर पे नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये अलग पोर्शन में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कटिंग करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा। जहां जहां पे एंगल फॉर्म होता है ना वहां कटिंग करने में दिक्कत होता है। उसी तरह से डबल ऑक्टागोनल में भी दिक्कत होगा। तो सबसे इकोनॉमिकल बोला जाता है सर्कुलर वेल, लेकिन इसका भी लिमिटेशन है, आप तो 9 मीटर डाया तक ही बना सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग नहीं बना पाएंगे। और डबल डी वेल में का भी सर्कुलर ये सॉरी लिमिटेशन है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी फिर जो है बेंडिंग मोमेंट वगैरह प्रेशर जनरेट हो जाता है बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ। तो ये लिमिटेशन है, इस सारा चीज में हम लोग रेक्टेंगुलर भी यूज होता है, लेकिन इसमें भी आपको वही सिंकिंग में दिक्कत होगा। ये कुछ था वहाँ का कि क्या फीचर, लेंथ ऑफ ब्रिज, ये सारा चीज दिया हुआ था। हम लोग क्या किए थे कि वहाँ पे ब्रिज को सब डाटा लेकर के और पियर का डिजाइन किए थे। ठीक है, और उनके ड्राइंग से मैच किए थे कि जो हम लोगों ने ड्राइंग डिजाइन किया है वो सही है या नहीं। तो इस तरीका से ये हम लोग देख रहे थे वेल कर्व का ये शटरिंग वगैरह है, ये सारा चीज ये डिजाइन कैलकुलेशन है। तो इससे तो कुछ ज्यादा मतलब है नहीं, हम लोग नेक्स्ट जो जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो देख लेते हैं। आप लोग स्लम्प टेस्ट जानते हैं कि नहीं, स्लम्प कोन टेस्ट? Yes, sir. स्लम्प
हाँ बताइए, स्लम कौन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? सर वर्केबिलिटी के लिए। वर्केबिलिटी के लिए किया जाता है या डिपेंड करता है? ये क्या स्लम का जो वैल्यू है वो क्या क्या चीजों पे डिपेंड करता है? इट मीन्स कि हम लोग को स्लम जो डिफरेंट डिफरेंट स्लम का वैल्यू हम लोग डिमांड करते हैं। सपोज दैट कंक्रीट तो बैचिंग प्लांट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है या फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट द्वारा। तो यदि आप कंक्रीट करा रहे हैं तो आप कैसे बताइएगा कि हमको 150 का स्लम चाहिए, 60 का चाहिए, टू 180 का चाहिए? कोई सर बता ये पाएंगे हमारे इसको कैसे हम लोग? हाँ बताइए। सर हमारी वर्किंग कंडीशन के हिसाब से रहता है कि हम ये जो कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो हम पानी पे बना रहे हैं, सीवर कंडीशन में है, या मॉडरेट कंडीशन के लिए हम मतलब कंक्रीट बना रहे हैं, जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स है, या फिर रोड वर्क के लिए जहाँ पे हमें हमारा कंक्रीट जो चाहिए वो थोड़ा हार्ड चाहिए। तो वैसे हमारी स्लम की वैल्यू कंक्रीट के लिए बदलती रहती है। कभी 45 वैल्यू रहेगी जो रोड के लिए एक्सेप्टेबल है, 40-45 मैक्सिमम, और फिर 75 ये हमारे सीवियर कंडीशंस के लिए है, ऐसे। ठीक है, आपने भी सही कहा। इसमें और एक दो पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। स्लम यस सर। जो वैल्यू हम लोग डिसाइड करते हैं, फर्स्ट है मेथड ऑफ कंक्रीटिंग। ठीक है ना, कि आप कंक्रीटिंग कैसे कर रहे हैं। जैसे कंक्रीटिंग करने का भी आपने पढ़ा होगा कि कंक्रीटिंग करने का भी डिफरेंट मेथड होता है। एक मैनुअल, हम लोग डायरेक्टली तगाड़ी में ले जाके कंक्रीट भरता है, मैनुअल हो गया, पंपिंग हो गया। और पंपिंग में भी दो तरह के पंप यूज होते हैं, एक कंक्रीट पंप यूज होता है, एक बूम प्लेसर यूज होता है। ठीक है ना, बूम प्लेसर का नाम तो सब लोग आपने सुना होगा। और हम लोग ये ट्रांजिट मिक्सर से, टीएम से ये कंक्रीट आता है। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि यदि आप बूम प्लेसर से कर रहे हैं तो कैसा भी स्ट्रक्चर हो, अगर बूम प्लेसर से आप कर रहे हैं तो उसका एक बूम प्लेसर में कंक्रीट को पास करने के लिए, क्योंकि वो पाइप के थ्रू कंक्रीट पास होता है, तो उस पाइप के थ्रू यदि आप कंक्रीट को पास करा रहे हैं तो वहां पे उसका वर्केबिलिटी है कि आपको 130 प्लस होना चाहिए। अगर 130 से कम रखते हैं तो वहां पे क्या होगा, आप बूम प्लेसर से कंक्रीट को पास नहीं करा पाएंगे और क्या हो जाएगा, चोक्ड हो जाएगा, तो कंक्रीटिंग आप नहीं होगी। उसी तरह से पंप का भी है, पंप का भी है तो 100 प्लस होना चाहिए, तभी आप पंप के थ्रू कंक्रीट कर पाएंगे। और दूसरा है स्ट्रक्चर, कि आप कौन से स्ट्रक्चर में कर रहे हैं। यदि छोटा सा कुछ बीम में कर रहे हैं या स्लैब में कर रहे हैं तो उसका वर्केबिलिटी कुछ अलग रखना पड़ेगा। बीम में रख रहे हैं तो बीम में कर रहे हैं तो अलग है, कॉलम में रख रहे हैं तो अलग है। और उसके शटरिंग पे भी डिपेंड करता है। यदि आप बूम प्लेसर से कंक्रीट कर रहे हैं और उसका जो शटरिंग है, यदि आप लकड़ी का शटरिंग है, तो क्या होगा वहां पे, उसका कंक्रीट का इतना प्रेशर होता है कि वो शटरिंग जो है आपके कंक्रीट के प्रेशर को नहीं झेल पाएगा और वहां से जितने भी उसके स्लरी होगा कंक्रीट का वो बाहर आ जाएगा। तो भी हम लोग को देखना रहता है। तो सारा चीज देख करके, और मेन पर्पस है वर्केबिलिटी तो है, और दूसरा ये सारा चीज को मतलब प्रैक्टिकलिटी में बता रहा हूँ कि ये सारा चीज आप जब साइट पे एज ए साइट इंजीनियर काम करेंगे तो ये सारा चीज आपको कंसीडर करना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए। सर ये पंप में कैसे सर, जो पंप हम इंस्टॉल करेंगे उसके लिए कैसे, या फिर कंक्रीट पंप। है ये हम जो पोरिंग करेंगे उसकी बात चल रही थी सर। हाँ, क्या पोरिंग कैसे करेंगे? नहीं नहीं सर, सर आप हाँ बता रहे हैं ना कि हमें हमारा जो स्लम्प है वो मेंटेन करके चलना है जब हम पंपिंग से कंक्रीटिंग करेंगे। हाँ हाँ और सर जब हम जैसे हमारे पंप्स हैं हम हाँ। साइट पे इंस्टॉल करते हैं, तो सर उसके लिए भी ऐसा कुछ है क्या, कंक्रीटिंग वगैरह उस पर फिक्स करना है, या वो मैनुअली हम स्टील से ही करते हैं? नहीं, पंप कंक्रीट पंप से हम लोग कंक्रीट करते हैं तो डिपेंड करता है कि कौन सा पंप यूज करें। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कुछ बड़ा कंक्रीटिंग करना है और जहाँ पे एक्सेस जो है वो लिमिटेड है, इट मीन्स कि एक बार में एक दो आदमी ही आ जा सकता है, तो हम लोग वहाँ पे बूम प्लेसर यूज कर देते हैं। बूम प्लेसर क्या करता है कि आपको 20 मीटर 30 मीटर दूर से ही उस जगह पे कंक्रीट पहुंचा देगा। हाँ। समझ गया ना, तो लिमिटेशन, जैसे कि मैं यदि नेट यदि ओपन होता है तो मैं दिखा देता हूँ। उसमें क्या होता है कि आपको पंप जो यूज होता है जहाँ पे एक्सेस लिमिटेड हो, तो उस जगह पे हम लोग कंक्रीट पंप, बूम प्लेसर जनरली हाइट वर्क के लिए यूज होता है।
ठीक है। और एक सूट भी यूज हम लोग करते हैं, जैसे कि आप ट्रांजिट मिक्सचर आप लोगों में देखे होंगे, कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट पे चलता है ट्रांजिट मिक्सचर, तो उसका भी कैपेसिटी होता है 6 MQ का। तो उसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट उसका उसमें सूट लगा रहता है, उससे कंक्रीट जाता है। और ये भी ध्यान में रखना पड़ता है आपको कि ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आपको हाइट ऑफ जो फॉल है वो 1.5 मीटर से ज्यादा ना हो। देखिए ये फिगर में आपको दिख रहा होगा कि आपको इसके ऊपर में कंक्रीटिंग करना है, ठीक है, इसके ऊपर में कंक्रीट करना है आपको। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस जो है बहुत लिमिटेड है या बहुत टफ है मैनुअल कर पाना। तो इससे क्या होता है, ये जो आपको फिगर में यहाँ पे क्या है, TM, ये जो ट्रांजिट मिक्सचर आकर के कंक्रीट इसमें डालेगा और कंक्रीट प्रेशर के थ्रू इससे सप्लाई होकर के यहाँ पे डायरेक्ट आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इसमें क्या है कि 130 प्लस 140 प्लस आपको इसमें स्लंप देना पड़ेगा, क्योंकि कंक्रीट को यहाँ से प्रेशर से फ्लो करके आपको यहाँ तक लाना है। और उसमें ये भी ध्यान रखना है कि आपका सेग्रीगेशन नहीं हो। तो सेग्रीगेशन के लिए एक्चुअल फ्लो हो तो उसके लिए फ्लूइडिटी तो होना चाहिए कंक्रीट में, इसलिए वो 130 140 हम लोग यूज करते हैं। तो एक्सेस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। यस सर। किस तरह का अब कंक्रीट पंप है, कंक्रीट पंप भी एक होता है। ये कंक्रीट पंप छोटे पैमाने के लिए है, छोटा जगह पे यूज करने के लिए। उस तरह का फिगर तो नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं इसको दिखा रहा हूँ। ये क्या कंक्रीट पंप है, इसमें क्या होता है कि ट्रांजिट मिक्सचर आके यहाँ पे कंक्रीट डंप करता है और इसमें यहाँ से ही पाइप लगा हुआ रहता है और कुछ छोटे एरिया में, छोटे पोर्शन में हम लोग उसको कंक्रीटिंग करते हैं जहाँ पे मास कंक्रीटिंग करना हो, क्योंकि मैनुअल आप ज्यादा कंक्रीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये रीजन रहता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन उसको कैसे, ये साइट वहाँ साइट का है, बैचिंग प्लांट है। ये है हम वहाँ का गडर और प्रीकास्ट यार्ड। वहाँ पे क्या होता है कि प्रीकास्ट जो गडर है, जो ऊपर में जो कैरेज वे रहेगा जिसके, तो गडर के ऊपर ही रहता है। तो गडर को प्रीकास्ट यार्ड में पहले कास्ट करके फिर इसको डिफरेंट रोलिंग मेथड से लॉन्चिंग किया जाता है, गडर लॉन्चिंग होता है, ठीक है ना। तो ये साइट का ही फिगर है, ये प्रीकास्ट होता है और ये पोस्ट टेंशन होता है। पोस्ट टेंशन इट मीन्स कि इसको गडर को कास्ट करने के बाद इसमें हम लोग स्ट्रेसिंग करते हैं। आप पढ़े होंगे RCC में। हाँ देखिए यहाँ पे कंक्रीट पंप यूज हो रहा है, देखिए वो कंक्रीटिंग प्रोसेस से क्या है, ट्रांजिट मिक्सचर है। ट्रांजिट मिक्सचर क्या कर रहा है, कंक्रीट यहाँ पे डाल रहा है, यहाँ से देखिए पाइप से कंक्रीट जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कंक्रीटिंग मेथड है विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट पंप। और ये वहाँ का ये है, जैसे कि जब भी हम लोग यूज करते हैं रेनफोर्समेंट वगैरह, तो रेनफोर्समेंट में उसको ब्लास्टिंग किया जाता है। पहले ब्लास्टिंग आप जानते होंगे, ब्लास्टिंग इसलिए किया जाता है कि जो भी रस्ट वगैरह है, क्योंकि जो कंपोजिट मटेरियल बनता है स्टील और कंक्रीट के सेटिंग से, तो वो जो बनता है तो किसके बीच बॉन्ड बनता है, स्टील के टॉप पोर्शन जो है वो बॉन्ड बनाता है कंक्रीट के साथ। तो यदि उसके टॉप पोर्शन में है, यदि रस्ट लगा हुआ रहेगा तो उसका रस्ट के साथ बॉन्ड रहेगा, तो कुछ दिन के बाद क्या जो स्टील है आपका वो डोवेल बार जैसा वो निकल जाएगा बाहर। तो किसी भी हैवी स्ट्रक्चर में जो कि जिससे कि बहुत ज्यादा जान माल की क्षति हो सकती है, उस तरह पे बहुत ज्यादा केयर किया जाता है इस सब चीजों का, क्योंकि ये सारा चीज फेलियर का रीजन बनता है। तो बिफोर कंक्रीटिंग या फिर हम लोग इसको यूज करने से पहले ब्लास्टिंग करके जो भी सरफेस है उसको क्लीन कर देते हैं, ये ब्लास्टिंग मेथड है। और ये कटिंग मशीन है, कटिंग और बेंडिंग दो तरह का मशीन देखते हैं। जो जो भी हम लोग BBS बनाते हैं, तो जो हम लोग देते हैं कि 300 mm का आप ये बनाना है, आपको स्टीरा बनाना है,
तो स्टीरअप को हम लोग बेंड हाथ से तो नहीं हो पाएगा, मैनुअल हम लोग 10 mm या 12 mm तक कर सकते हैं, लेकिन जब 25 mm का रॉड हो तो उसको हम लोग बेंड करने के लिए एक बेंडिंग मशीन भी होता है, ये कटिंग मशीन है। ठीक है, वो क्या करता है एग्जैक्ट जो भी आप बोलेंगे, क्योंकि 12 मीटर का रॉड होता है तो सभी जगह 12 मीटर तो यूज नहीं होता है, तो ये कटिंग करके हम लोग बेंडिंग मशीन पे यूज होता है। सर ये रस्ट कैसे हटा रहे हैं सर, कौन सा केमिकल क्या क्या यूज हो रहा है सर? रस्टिंग में रिमूवल ऑफ रस्ट है ना सर, ये कैसे रिमूव कर रहे हैं सर? ये जैसे कि एक ये होता है, क्या नाम है, कंप्रेसर। कंप्रेसर की हेल्प से, कंप्रेसर में वो प्रेशर मेंटेन किया जाता है, कोई केमिकल वगैरह यूज नहीं होता है। कंप्रेसर में प्रेशर की वजह से जो भी है वहां पे वो क्लियर होता है। इसके साथ हम लोग एक ब्लैक सैंड आता है, ब्लैक सैंड जनरली झारखंड में मिलता है कोयले वाला एरिया में, तो ब्लैक सैंड हम लोग इसमें डालते हैं, जैसे कि कंप्रेशन करने का भी, या फिर जहाँ पे पेंटिंग किया जाता है वहां पे भी यूज करते हैं, लेकिन उस तरह का कंप्रेसर नहीं होता है, तो वहां पे हम लोग ब्लैक सैंड यूज करते हैं। तो ब्लैक सैंड जब हम लोग प्रेशर से तो स्टील के ऊपर रेनफोर्समेंट रॉड के ऊपर डालते हैं तो उसका रस्ट क्लियर होता है, केमिकल के यूज नहीं होता है जनरली। ओके सर। यही है टिल्टेड वेल फाउंडेशन को हम लोग इसेंट्रिक लोडिंग दे करके सही कर रहे हैं। और हम लोग अभी देखेंगे मेन मेन जो वेल फाउंडेशन के साथ कंसर्न होता है, या फिर जो भी साइट इंजीनियर का मेन कंसर्न होता है, वो होता है वेल फाउंडेशन को सही तरीका से धंसाना अंदर। तो धंसाने के अंदर या फिर सिंकिंग प्रोसेस के अंदर में ही क्या होता है, वो टिल्ट होता है। तो टिल्ट यदि हो जाता है तो यह सारा चीज हमारा प्रोसेस है, कंट्रोल ड्रेजिंग, इसेंट्रिक लोडिंग, पुलिंग द वेल, पुशिंग द वेल, और वाटर जेटिंग और डिगिंग ऑन द हायर साइड, ये सारे प्रोसेस से उसको आपको स्टेबल करना होगा। तो देख ली एक तरह से ये टिल्टेड है, तो टिल्टेड है तो इसमें क्या किया जा रहा है, एक हुक लगा दिया जा रहा है और यहाँ से इसको ड्रेज किया जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ का जो मिट्टी है, इस मिट्टी को ड्रेज करेंगे, तो ड्रेज करने से क्या होगा, ये टिल्ट होने का क्या रीजन रहा होगा कि इस पोर्शन वाला मिट्टी थोड़ा सॉफ्ट होगा और इस पोर्शन वाला मिट्टी थोड़ा हार्ड होगा। तो इससे ये जो लोडिंग है हमारा, जिसको कैंटिलेज बोलते हैं, तो नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैनुअली जो है, या फिर कोई वो स्क्रैपर जो होता है या ग्रैब करने वाला जो होता है मशीन, उससे हम लोग इसका मिट्टी को यहाँ से बाहर करेंगे, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, सेटल करेगा। और या फिर हम लोग इसेंट्रिक लोडिंग दे करके, देखिए कैंटिलेज लिखा है ना, ये स्पेलिंग सही नहीं है इसका, कैंटिलेज का स्पेलिंग देख लीजिएगा अभी। तो इसेंट्रिक लोडिंग दे करके हम लोग इसको सही करते हैं। और या फिर ये पुलिंग प्रोसेस है, लेकिन ये जनरली ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि आपके साइट पे इतना हैवी इक्विपमेंट नहीं होगा कि आप वेल फाउंडेशन को जो अंडर डाला हुआ आप उसको पुल करके खींच पाए। और ये पुशिंग है कि यदि एक दूसरे के भी अगर एक ये हो गया, टिल्ट हो गया, तो एक टेम्पोररी बना करके उसको पुश किया जा सकता है कुछ मटेरियल से, या तो यहाँ पे वेल आपको करना पड़े, और जैक, अगर यहाँ पे कुछ रिजिड स्ट्रक्चर है उसमें जैक लगा के इसको पुश कर सकते हैं। ये टिल्टेड होने के बाद का है। और डिगिंग अप, या तो हम लोग जो देख रहे थे स्टार्टिंग में किधर से डिग कर रहे हैं, या फिर या इस साइड से डिगिंग कर रहे हैं, तो हम लोग डिग करके इसको सही कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारा चीज प्रोसेस था आपका टिल्टेड का। तो मेनली ये ऊपर ऊपर सिर्फ आपको नॉलेज है, मतलब जानकारी रहेगा वेल फाउंडेशन क्या कहते हैं, उसका कंपोनेंट्स क्या होता है, और क्या डिफिकल्टीज आता है, और किस पे हम लोग को फोकस करना होता है। ठीक है ना, तो ये सारा चीज हो गया वेल फाउंडेशन से। तो कुछ पूछना चाहे वेल फाउंडेशन से, या फिर जो भी टॉपिक मेरे द्वारा कवर किया गया है, या कुछ ऐसे भी बताना चाहें, बताइए। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए। सर फाउंडेशन जब बनाते हैं, जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग या फिर छोटी कोई बिल्डिंग में, तो सर हाँ। जब भी उसका एक्सकेवेशन करते हैं तो सर एक हार्ड स्ट्रेटा आता है, जब तक करते हैं जनरली 10 फीट तक रहता है। तो सर जैसे कभी ये हार्ड स्ट्रेटा नहीं आता है, तो सर फिर क्या मेथड अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे सर? मैं बता रहा हूँ, जनरली जो हम लोग का अपना घर जो बनता है G+4 या G+3 जो बिल्डिंग बनता है, वहाँ पे जो ये रीजन है, तो वहाँ पे क्या क्या यूज होता है। पहले तो आपका कहना है कि हम लोग तब तक डेप्थ करते हैं जब तक हार्ड स्ट्रेटा, तो उस
वो फिजिबल नहीं हो पाएगा कि जब तक हार्ड स्ट्रेट आप मिलेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रैफ्ट फाउंडेशन बनाते हैं। सपोज दैट ऐसा मिट्टी है जहाँ पे कि आपको हार्ड नहीं हो पा रहा है, तो या तो हम लोग पाइल फाउंडेशन में जाएंगे, ठीक है। यदि पाइल कॉस्टली हो जाता है बिल्डिंग के लिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, तो हम लोग फिर रैफ्ट फाउंडेशन में जाएंगे। रैफ्ट फाउंडेशन का क्या होता है कि जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है पूरे, जैसे कि मैं पेंट ओपन करता हूँ। सपोज दैट जो मिट्टी है वहां पे कमजोर है, तो ये पूरे फाउंडेशन को हम लोग डिग कर देंगे, ठीक है ना। और डिग करने के बाद ये पूरे फाउंडेशन को हम लोग एक इस तरह से राफ्ट कास्टिंग कर देंगे, ठीक है ना। राफ्ट अगर हम लोग ऐसे देखें, सेक्शन में देखें तो इसका यदि हम लोग सेक्शन में ऐसे देखें तो ये सपोज दैट इसका नीचे वाला पोर्शन हो गया और ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया। एक हम लोग राफ्ट कास्टिंग कर देंगे पूरे पूरे सरफेस में। इसका थिकनेस मान लीजिए कि 500 mm हो गया, 500 mm का राफ्ट हो गया। तो ये राफ्ट कास्ट करके और इसी में से जहां जहां पे आपका रिक्वायर्ड होगा वहां पे हम लोग कॉलम निकाल देंगे। जहां जहां पे आपको रिक्वायर्ड होगा वहां पे हम लोग कॉलम निकाल देंगे। तो इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है आपका। तो सरफेस एरिया बढ़ जाने से हम लोग इस फाउंडेशन में जाते हैं, ठीक है ना। तो ये राफ्ट जनरली हम लोग जो भी बिल्डिंग बनता है तो यही प्रोसेस यूज किया जाता है। और एकदम मार्सी लैंड पे बना रहे हैं जहाँ पे एकदम दलदली हो, तो वहां पे आपको पाइल फाउंडेशन देना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे बिहार झारखंड या फिर जो भी अलूवियल सॉइल या जो भी रिवर के किनारे वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन या ओपन फाउंडेशन देके काम चल जाएगा। जैसे अपने घर का फाउंडेशन कैसे बनता है, अगर आप अपना घर या फिर अगल बगल देखे होंगे फाउंडेशन बनते हुए, तो वो कैसे बनता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सपोज दैट आपको ये पूरा घर में बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कि एक छोटा सा राफ्ट बनाएंगे। इस राफ्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक राफ्ट से एक कॉलम निकालेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक राफ्ट बनाएंगे, एक राफ्ट से एक कॉलम निकालेंगे। ये जनरली हम लोग जो अपना जो नॉर्मल आदमी जो घर बनाता है वो इस तरीका से, या तो फिर ये हो गया, या तो फिर हम लोग डायरेक्ट कॉलम ही खड़ा करते हैं। नीचे 5 फीट या 10 फीट करके डायरेक्ट हम लोग कॉलम निकालते हैं। तो इसका देने का मतलब ये होता है, राफ्ट जो नीचे वाला है उसका देने का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे आपका राफ्ट जो हाईलाइट किया हुआ राफ्ट देने का ये होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो लोड ट्रांसफरिंग जो सरफेस के थ्रू होगा वो ज्यादा होगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो एरिया यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो इसलिए जो धंसने का है वो कम हो जाएगा। वो देखना पड़ेगा आपको लोड से कि कितना हम लोग लोड ट्रांसफर कर रहे हैं पर मीटर स्क्वायर में, तो सेटलमेंट स्टार्ट हो जा रहा है। तो हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं कि उसका सरफेस को कितना बढ़ाएंगे तो सेटलमेंट नहीं होगा या कम होगा। ये प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ? ओके सर, थैंक यू। ओके, और भी कोई पूछना चाहे या कुछ बताना चाहे? सर जो आपने एक वर्ड यूज किया था ना, प्री टेंशन या पोस्ट टेंशन कंक्रीट, तो हाँ, सर हाँ। वो उसके बारे में थोड़ा सा बता दो कि वो किस लिए यूज कर रहे हैं, जो आपने फिगर में शो किया। टेंशनिंग जैसे देखिए, सिंपल तो हम बता रहे हैं। जैसे टेंशनिंग जो हम लोग, आप प्री स्ट्रेस कंक्रीट नहीं पढ़े हैं अभी? सर पढ़े तो हैं, लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशन है कि भाई इस साइट पे हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, मतलब करने को तो हम सिंपल भी यूज कर सकते हैं, तो रीजन क्या है सर उस साइट पे जो आपने पिक्चर शो किया। रीजन देखिए, प्री स्ट्रेस यूज करें या पोस्ट टेंशन यूज, प्री टेंशन या पोस्ट टेंशन यूज करें, वो डिपेंड करता है कि
आपका साइट फिजिबिलिटी क्या है। जैसे हम लोग गर्डर यूज करते हैं तो कंक्रीट करने के बाद उसमें हम लोग टेंशनिंग कर देते हैं और तब उसको लॉन्च करते हैं, तो वो फिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है, समझ गया ना, क्योंकि वो हायर में होता है तो आप वहां पे इंस्टॉल करके टेंशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या फिर जो बिफोर कंक्रीटिंग टेंशन करने के लिए आपको ज्यादा इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है, और इक्विपमेंट का एंगेजमेंट जो है वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए प्री टेंशन ज्यादा हर जगह पे अवॉइड किया जाता है। क्योंकि आपको कंक्रीट करने से पहले, सपोज दैट ये गडर है, ये गडर है, तो गडर में आपको कंक्रीट करने से पहले ही आप यहाँ पे एक रोप रखना पड़ेगा, एक मतलब टेंशन करने के लिए। अब यहाँ पे एक इक्विपमेंट इधर से खींच के रखेगा, एक इधर से खींच के रखेगा, और तब हम लोग इसमें कंक्रीटिंग करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो ये कंक्रीट हो गया, तो ये जो इक्विपमेंट का जो इंगेजमेंट है वो ज्यादा हो जाता है, तो लोग ये अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, कंक्रीटिंग करने के बाद इसको टेंशन करते हैं। तो आपका वो डिपेंड करता है साइट के ऊपर। ओके सर। ठीक है, यदि और कुछ का नहीं है तो हम लोग कंक्लूड करते हैं सेशन को। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, वी विल मीट ऑन मंडे। थैंक यू सर। थैंक यू।